स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। जैसे 80 का पेपर होगा तो आपको 60-70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसकी परिभाषा को याद कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है तो उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। यदि किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q नॉट वेक्टर F बल का अनुभव करता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर सूत्र दिया गया है। इसका सूत्र होता है E बराबर F बटे Q नॉट। परिमाण के रूप में E बराबर F बटे Q नॉट ये सदिश रूप है और ये परिमाण के रूप में है। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि F का मात्रक हो गया न्यूटन और Q नॉट का मात्रक हो गया कूलाम, तो ये हो जाता है न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न बताए थे पिछले वीडियो में, इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप उन प्रश्नों का उत्तर इसमें ढूंढ लीजिए। इसी में है उत्तर, आप लोग उसमें से मिला सकते हैं। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा, विद्युत सेल एक हमारी ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह है अर्थात अनवरत बनाए रखती है। मतलब विद्युत सेल की अगर हम दूसरी परिभाषा देना चाहें तो हम विद्युत सेल की एक और परिभाषा दे सकते हैं। विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्योंकि हम जब जैसे कोई सेल लाते हैं और वो टार्च में लगाते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है और वह टार्च जब हम जलाते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा के रूप में खपत होती है। फिर लिखा है यहाँ पर, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। विद्युत सेल के विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। हमारे जो सेल होते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है धारिता की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर धारिता, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। तो यहाँ पर दिया गया है एकांक वृद्धि कर दे C बराबर होता है किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश को, धारिता का SI मात्रक फैराड दिया गया है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हाथ से लिखा गया, अपने हाथ से लिखा गया नोट से, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी है तो आप लोग अपने से सुधार कर सकते हैं। फिर है हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर नज़दीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। ये परिभाषा भी कई बार पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फिर है हमारा परावैद्युत, परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत वे पदार्थ हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं किंतु विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। विद्युतीय प्रभाव का ये प्रदर्शन करते हैं। जैसे कागज, मोम, लकड़ी आदि, ये सब परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। आप लोग एक क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम आप लोगों को बता दें, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा होता है अध्रुवीय परावैद्युत। आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है हमारा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग भी कहते हैं। ये अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग भी कहते हैं। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं।
इलेक्ट्रॉनों के चाल के प्रवाह के औसत को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर की पर सेकंड की कोटि का होता है। ये परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर है हमारा संट। एक संट, ये आप लोगों को बहुत कम शब्द सुनने को मिलता होगा। संट विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है। यह विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है। इसका मुख्यतः दो उपयोग होता है: परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग में भेजना, परिपथ को किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र द्वारा दिखाया गया है। ये संट का चित्र है, यहाँ पर संट लगी हुई है बीच में, ये वाली है संट। आप लोग देख सकते हैं एम्पियर वाला एक संट दिया गया है। फिर है ओम का नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये अक्सर आता ही रहता है। ये मतलब कि हर एक परीक्षा में आता है, चाहे 11वीं हो चाहे 12वीं। ये 10वीं से हमें पढ़ने को मिलता है और 12वीं तक के सभी परीक्षाओं में आता है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की ओम के नियम, यदि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस सूत्र के हिसाब से भी अनुक्रमानुपाती आई होता है। जब हम इस अनुक्रमानुपातिक नियतांक को हटाते हैं तो हमारा एक नियतांक आता है V बराबर आर आई। आर जहाँ एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर है हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव एक समान रहता है। जैसा कि समविभव, उसके नाम से ही स्पष्ट है कि समान विभव, सभी जगहों पर समान विभव। समविभव पृष्ठ के गुण भी दिए गए हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबत होती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। तो आप लोगों को इसे तैयार कर लेना, समविभव पृष्ठ की परिभाषा और समविभव पृष्ठ के गुण, ये भी काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। फिर है हमारा वाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बड़ी इकाई है कि ऊर्जा की इकाई है। इसे प्राय विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे प्राय विद्युत बिलों में देखा जाता है। इसे जनसामान्य की भाषा में यूनिट भी कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि आपके घरे में जो बिजली आती है उसमें जो बिल आता है उसमें लिखा रहता है कि आपने कितने किलोवाट घंटा, यानी कितने यूनिट, किलोवाट घंटा को उसमें यूनिट लिखा जाता है। आपने कितने यूनिट बिजली खर्च की, इस तरह का इसका चित्र होता है मापने वाले का। फिर है हमारा एक विद्युत धारा और बाह्यवेग में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विद्युत धारा और बाह्यवेग में यहाँ पर संबंध दिया गया है। यहाँ पर संबंध दिया गया है। आप लोगों को इस चित्र को अच्छे से बना लेना है। अगर आप लोगों को चित्र बनाना अच्छे से आ गया तो आप लोगों को भाषा लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको चित्र को देखकर ही भाषा लिखनी रहती है और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमारा जो, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छे से साफ नहीं दिख रहा है, अब दिखने लगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ विद्युत धारा और बाह्यवेग में संबंध दर्शाया गया, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है धारा घनत्व का। अगर धारा घनत्व का आता है तभी लिखना है, नहीं तो यहाँ तक लिखना है आपको। यहाँ तक I बराबर NEAVD तक, आगे का नहीं लिखना है। फिर है हमारा विभव मापी। विभव मापी का परिभाषा आपसे पूछ सकता है पोटेंशियोमीटर। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दो सिलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। आप लोगों को इसे तैयार कर लेना है। इसकी परिभाषा को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। विभव मापी का सिद्धांत अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोगों को विभव मापी का सिद्धांत भी याद कर लेना है। फिर है हमारा विभव मापी का सिद्धांत में आगे आप लोग यहाँ चित्र बनाकर इसे प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में क्या निकलता है, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तार के उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही विभव मापी का हमारा सिद्धांत है, आप लोग इसे तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन।
संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा जो संधारित्र होता है वो इस प्रकार होता है, एक तरफ प्लस प्लस प्लस, एक तरफ माइनस माइनस माइनस। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, अब क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसे इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ तक का ले लीजिए। अब क्लियर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको केवल यहाँ तक लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को यहाँ तक ही लिखना है, इसके नीचे का नहीं लिखना है। जब अगर पूछता है नीचे का तभी लिखना है। फिर है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। ये थोड़ा साफ नहीं हो रहा है, अब साफ हो गया, आप लोग इसे देख सकते हैं। आप लोगों को पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आगे का थोड़ा नहीं है, इसके आगे का आप लोग क्या करेंगे कि अगर इसके वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक पूरा प्राप्त करना चाहते हैं, इसके आगे का यहाँ पर नहीं है। अगर आप इसे पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पर पूरी नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, साथ ही साथ इसके अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक भी प्रोवाइड करा दूँगा। फिर है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। आपको चुंबकीय क्षेत्र की भी परिभाषा याद कर लेनी है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, जो चुंबक के भीतर से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय बल अधिक होता है। क्षेत्रीय रेखाएं लंबाई में संकुचित होती हैं और चुंबक के पार्श्वबद्ध विस्तारित होती हैं। फिर एक हमारा और क्वेश्चन है वन डे ग्राफ जनरेटर। आपको वन डे ग्राफ जनरेटर की परिभाषा पूछी जा सकती है, इसकी खोज किसने की ये पूछा जा सकता है और इसका उपयोग पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वन डे ग्राफ के बारे में बताया गया है। वन डे ग्राफ सन 1931 में आरजे वन डे ग्राफ द्वारा एक ऐसी मशीन का निर्माण किया गया जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। इस मशीन को ही वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं, ये वन डे ग्राफ जनित्र का चित्र है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत दिया गया, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। वैसे तो पेपर में ये आता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है, इसलिए कम सिलेबस से उतने ही क्वेश्चन छापने रहते हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पाठों से छाप दिए जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को लगातार हम बता रहे हैं। फिर है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छी स्थिति यानी अक्ष पर, अक्ष पर कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसा आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक और तैयार कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, ये अच्छी स्थिति का यहाँ पर दिया गया है। आप लोग निरक्षीय स्थिति का अपने से तैयार कर लीजिए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैं आपको नोट्स का PDF ही प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर फिर हमारा दिया गया है, उसी का आगे का व्यंजक है, थोड़ा बड़ा व्यंजक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अच्छे से। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर फिर दिया गया है रेखीय आवेश घनत्व। ये क्वेश्चन तो अक्सर आते नहीं हैं, लेकिन ये त्रैमासिक परीक्षा है, इसलिए सभी पाठों से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी इसमें 4 पार्ट से ही आना है, 1 2 3 4 से, इसी में से हमें बहुत सारे क्वेश्चन उनको छापने रहते हैं, इसलिए वो बहुत सारे क्वेश्चनों को छाप देते हैं। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व को आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसके मात्रा को। रेखीय आवेश घनत्व किसी तार की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपको यहाँ एकांक लंबाई शब्द का प्रयोग करके उसकी परिभाषा को और इसका सूत्र भी लिख लेना है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटे कुल लंबाई, इसका सूत्र, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसके अलावा आप
क्षेत्रीय पृष्ठीय आवेश घनत्व को भी तैयार कर सकते हैं और आयतन आवेश घनत्व को भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्षेत्रीय और आयतन आवेश घनत्व दोनों को तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय और आयतन आवेश घनत्व को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर है हमारा विद्युत फ्लक्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछी जाती है या गॉस का नियम पे गाउस प्रमेय पूछी जाती है। गाउस प्रमेय को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है हमारा कूलाम का नियम। ये अध्याय 1 का हमारा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अध्याय 1 में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अध्याय 1 में हमारा कूलाम का नियम हो गया और गाउस प्रमेय हो गई। ये दोनों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को इन्हें तैयार कर लेना है। कूलाम का नियम यहाँ पर दिया गया है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोगों को हमारे वीडियो चल रही है और वीडियो के पॉज करके लिखते जाना है, जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी आपको रिवाइज होता जाएगा, जिससे आपको परिभाषाएँ याद होती जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका जो लास्ट में सूत्र निकल कर आता है वो आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। और इसका मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक चूंकि न्यूटन होता है इसलिए F लगा है तो यहाँ पर न्यूटन ही होगा। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चन में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आप लोगों को अगर 80 नंबर का पेपर है तो 60 से 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके साथ आप लोगों को इन पाठों के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेने हैं। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव के उत्तर की वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी सभी विषयों के सॉल्यूशन, त्रैमासिक परीक्षा पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर वीडियो डाल दी जाती है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।